स्वीडन के दारुल हुकूमत स्टॉकहोम से आरिफ कसाना का सलाम कबूल कीजिए। स्वीडन की यूनिवर्सिटीज़ में इंटरनेशनल मास्टर्स के लिए जिन स्टूडेंट्स ने अपनी एप्लीकेशंस दी थी, अब उनको वहाँ की मुतलका यूनिवर्सिटीज़ की जानिब से जवाबात मौसूल हो चुके होंगे या कई लोगों को अभी मौसूल होने वाले होंगे अभी इन्हीं आने वाले दिनों में। तो उनमें उनको बताया गया होगा कि उनका एडमिशन हो गया है या वो अपनी उस एडमिशन में अगर वो वेटिंग लिस्ट पे हैं तो वो कितने नंबर पे हैं। तो अब अगले मराहल जो है वो शुरू हो जाएंगे। इस हवाले से मैं थोड़ी सी तफसील आपको बताना चाहूँगा। तो जिन तलबा के यहाँ स्वीडन की यूनिवर्सिटीज़ में इंटरनेशनल मास्टर्स के लिए एडमिशन्स हुए हैं उनको मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। ये पहला बड़ा मरहला जो है वो उनका तय हो गया है। इसका मतलब ये है कि वो दाखिले के लिए अहल करार पाए हैं। अब बाकी जो मराहल हैं वो इसके साथ आइंदा आने वाले दिनों में वो तय कर लेंगे। यहाँ पे अमूमी तौर पे जब आप अप्लाई करते हैं तो स्वीडन ने बहुत अच्छा सिस्टम किया है। एक ही जगह पे आप अप्लाई करते हैं यूनिवर्सिटी एडमिशन्स, और वहाँ पे 4 जो है वो आप अपनी तरजीहात दे सकते हैं 4 मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में। तो उसमें होता यह है कि अगर तो पहली तरजीह में आपका दाखिला हो जाए तो बाकी 3 जो है वो तरजीहात ख़त्म हो जाती हैं। लेकिन मसलन अगर किसी का तीसरी तरजीह वाली यूनिवर्सिटी में, प्रायोरिटी वाली यूनिवर्सिटी में एडमिशन हुआ है तो फिर बाकी नंबर 1 और 2 पे वो जो है वो अभी वेटिंग लिस्ट में उसका नंबर आ जाता है कि वो वेटिंग में है। तो अभी अगर किसी यूनिवर्सिटी में आपका दाखिला हो गया है तो आपको उनको फौरी तौर पे हाँ कहने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप उनको जवाब नहीं देते तो इसका मतलब यह है कि आपने ये दाखिला कबूल कर लिया है। और फिर इसके बाद अब अगला मरहला शुरू हो जाएगा। यूनिवर्सिटी की जानिब से आपको जो फ़ी की अपनी ट्यूशन फ़ी है उसकी जो आपने उनको अदायगी करनी है उनके लिए वाउचर आपको मिलेगा, और अमूमी तौर पे ये मई के आखिर तक आपने जो है वो फ़ीस जमा करवानी है। इस दौरान अगर किसी जगह पे आप वेटिंग में हैं तो उसका भी फ़ैसला हो सकता है। और फिर अगर आपको फॉर एग्ज़ाम्पल जिस यूनिवर्सिटी में अब एडमिशन हुआ है आप इसमें नहीं लेना चाहते, आप जो प्रायोरिटी नंबर 1 वाली या 2 वाली में लेना चाहते हैं तो फिर वो आप उसका इंतखाब कर सकते हैं। तो बहरहाल ये मरहला जो है अभी दाखिले का, अगर आपको यूनिवर्सिटी की जानिब से ईमेल आ गई है तो ये आपके लिए खुशाइंद है और आप अपनी फ़ी वगैरह जो है उसका बंदोबस्त आप कर सकते हैं। उसके साथ ही जिन्होंने स्कॉलरशिप्स के लिए अप्लाई किया है उसके लिए वो भी आइंदा आने वाले मराहल के लिए जो है वो अपनी तैयारी कर सकते हैं। और फिर आप जब उनको फ़ी वगैरह जमा करवा देंगे तो फिर अगला मरहला हो जाएगा कि आप जो है वो स्वीडन में आने के लिए अपने वीज़े के लिए एम्बेसी से कांटेक्ट करेंगे और उसके लिए जो है वो आप अप्लाई करेंगे। तो ये चंद एक अहम अमूर हैं जिनको आपने जहन में रखना है, क्योंकि आप पाकिस्तान से, इंडिया से, दूसरे ममालिक से जब स्वीडन में आते हैं, ये एक मुख्तलिफ मुल्क है। यहाँ बहुत सी ऐसी चीज़ें जिनको आपका ख्याल रखना आपको ज़रूरी है, अपनी तैयारी करनी आपको ज़रूरी है। पहली तो ये है कि आप जो टॉप प्रायोरिटी चीज़ है जो आने वाले स्टूडेंट्स को मैं यही कहता हूँ कि आप पहला जो सेमेस्टर है 6 महीने का, ये पूरी मेहनत से आप इसको पढ़ें। अगर आप पहला सेमेस्टर 30 क्रेडिट्स पास नहीं करेंगे तो 6 महीने के बाद फिर जो है आप आगे फर्दर नहीं जा सकेंगे, और फिर आपका 1 साल का वीज़ा तो आपको मिल जाएगा। जब अभी आप ये फ़ी जमा कराएंगे, आप एम्बेसी जाएंगे तो 1 साल का वीज़ा तो आपको मिल जाएगा, लेकिन 1 साल के बाद फिर फर्दर वो एक्सटेंड नहीं हो सकता। तो अगर आप स्टडी में संजीदा हैं, आपने वाकई मास्टर्स करना है, आपको कोई और प्लान नहीं है, तो पहले जो 30 क्रेडिट्स हैं इनको ज़रूर पास करें। और इस हवाले से कुछ वीडियोस मेरे इस चैनल में मौजूद हैं, वो आप उनको देख सकते हैं। 30 क्रेडिट पास करने के बाद कुछ स्टूडेंट जो हैं वो एक सेमेस्टर को फ्रीज़ करके यहाँ पे काम करने की इजाज़त लेते हैं, फिर वो कुछ देर काम कर लेते हैं, फिर उनको ये सहूलत होती है कि आइंदा अगर वो तालीम हासिल करना चाहे तो उनको ट्यूशन फ़ी नहीं देना पड़ती। तो इन सब के लिए ये अपने वीज़े को आगे जारी रखने के लिए 30 क्रेडिट्स को पास करना बहुत ज़रूरी है। दूसरा, पाकिस्तान से आप आने के लिए अपनी जो है वो तैयारी वगैरह करें। एक तो यहाँ पे वो पाकिस्तान की तरह, इंडिया की तरह हॉस्टल्स नहीं है कि जहाँ पे आपको जो है वो खाना भी मिले। आपने अपना खाना खुद बनाना है, अपने कपड़े आपने खुद धोने हैं, मशीनें वगैरह तो होती हैं, यानी आपको अपने सारे काम आपने खुद करने हैं और इसकी आदत आपको डाल के आने। अपने कमरे की सफाई हो गई, जो जितने भी ये इस तरह के काम हैं ये आपने खुद करने हैं। तो खाना पकाने की आप जो है वो थोड़ी सी महारत हासिल करके आ सकते हैं। अगर आपके पास कोई हुनर होगा तो फिर आपको यहाँ पे कुछ अजाफी हुनर, तो कोई टेक्निकल काम आपको आता है, तो फिर यह है कि ज़ाहिर बहुत से स्टूडेंट्स की ख्वाहिश होती है कि यहाँ पे वो कुछ काम करें, तो फिर उनके लिए काम आसानी से मिल सकता है, उनको अच्छी पेमेंट मिल सकती है। अदरवाइज़
यहाँ पे काम स्टूडेंट्स के लिए मिल जाते हैं, रेस्टोरेंट्स में मिल जाते हैं, फास्ट फूड चेन्स है वहाँ पे मिल जाते हैं। अभी यहाँ पे फूड डिलीवरी का काम आ गया, अखबारात देने का काम, इस तरह के काम आपको मिल जाते हैं। लेकिन पहला जो सेमेस्टर है इसमें अगर आप फोकस्ड होंगे, क्योंकि यहाँ की स्टडी जो है वो वहाँ की स्टडी से बड़ी मुख्तलिफ है, यहाँ बहुत ज़्यादा आपको पढ़ना पड़ता है और जो है उसमें आपको साथ साथ जो है उसकी तैयारी करना पड़ती है। ये ऐसा मुश्किल होगा कि अगर आप शुरू में मेहनत ना करें और बाद में आप कहें जी कि अब मैं 1-2 दिन रात पढ़ के जो है इम्तहान दे लूँ, शायद ऐसा मुश्किल होगा बाद में उसको क्वालिफाई करना। फिर वहाँ से आने के साथ आप ये भी ख्याल रखें कि अपना जो कम से कम बजट कैलकुलेट कर लें, एटलीस्ट 6 मंथ्स या 1 ईयर का, कि आपका कितना खर्चा होना है। रिहाइश का ज़रूर बंदोबस्त कर लें। जिस शहर में, जिस यूनिवर्सिटी में आपका दाखिला हो रहा है वहाँ पे कोशिश करें, अगर सीनियर स्टूडेंट्स हैं उनके साथ रब्ता कर लें। कुछ व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं, कुछ फेसबुक पे ग्रुप बने हुए हैं, उनको सर्च करें, उनमें अपने आप को ऐड करके वहाँ से कोशिश करें। रिहाइश सबसे बड़ा मसला होती है और ये कोशिश ना करें कि आपने आना तो आने से 1-2 दिन पहले अपने किसी जानने वाले को फ़ोन करें, जी मैं आ रहा हूँ और आप मुझे एयरपोर्ट से ले लें। यहाँ पे लोग भी मसरूफ़ होंगे। दूसरी बात यह है कि ये भी कोई ऐसा मुमकिन नहीं है कि जो यहाँ पे आदमी रहता है फ़ौरी तौर पे आपकी रिहाइश का को बंदोबस्त कर दे, ऐसा भी नहीं है। वो या आपकी जॉब का को बंदोबस्त कर दे, ऐसा मुमकिन नहीं है। वो आपकी थोड़ी बहुत हेल्प रहनुमाई तो कर सकता है, लेकिन गारंटी नहीं दे सकता कि आपको वो रिहाइश भी ले देगा या आपको वो जॉब भी ले देगा। और दूसरा ये भी है कि हो सकता है जो आपका कोई जानने वाला है वो हो सकता है जो है वो स्टॉकहोम में रहता हो और आपका एडमिशन जो है वो गोथनबर्ग में हुआ हो, तो हो सकता है वो वहाँ भी आपके लिए उस तरह से हेल्प नहीं कर सकेगा। तो रिहाइश जो अकेली रिहाइश जो है वो अपार्टमेंट होते हैं छोटे बने, जिनमें किचन और बाथरूम सारा कुछ होता है, वो तकरीबन 5,000 क्राउन के करीब उसका किराया होता है। और ज़ाहिर है वहाँ से आने वाले स्टूडेंट्स जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकते, उनकी ख्वाहिश होती है कि 2-3 हम मिल के रह लें। तो उस सूरत में यह है कि आप मिल के रह सकते हैं, उसमें आपको कम किराया देना पड़ेगा, आप खाने पीने में भी शेयरिंग कर लेंगे। तो ये जो है बजट कैलकुलेशन जो है वो बहुत ज़रूरी है। रिहाइश का जो बंदोबस्त बहुत ज़रूरी है। दूसरी, अपने साथ आते हुए अपने कम से कम 1 साल के लिए जो कपड़े आपने यहाँ पे इस्तेमाल करने हैं, जीन्स, शर्ट्स, और सर्दियों के लिए भी आप जैकेट्स वगैरह ले आएँ, लेकिन वो ज़्यादा इतनी कारआमद वहाँ नहीं मिलती, वो आपको यहाँ से ही विंटर में लेनी पड़ेगी। और यहाँ पे ऐसे स्टोर्स हैं जहाँ पे सस्ती जैकेट्स वगैरह भी, सस्ती चीज़ें भी मिल जाती हैं। इसके लिए आप जो है वो परेशान ना हो, या अगर बहुत ही ज़्यादा अगर किसी के लिए मसला हो तो यहाँ पे सेकंड हैंड कपड़े भी मिल जाते हैं, कई लोग वो भी ले लेते हैं, ये अपनी अपनी चॉइस होती है। तो इन जो बुनियादी चीज़ें, इनका आप ख्याल रखें। इस हवाले से मज़ीद वीडियोस में आइंदा आने वाले दिनों में बनाऊंगा कि जो लोग स्टूडेंट्स जो हैं वो आ रहे हैं उनको साथ साथ किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है। और कुछ वीडियोस ऑलरेडी अगर आप देखेंगे तो मेरे इस चैनल में बनी हुई हैं, जो एजुकेशन के हवाले से, स्टूडेंट्स के हवाले से है। पाकिस्तान से आते हुए आप कौन सी चीज़ें आपको लेके आनी चाहिए और कौन सी नहीं लेके आनी चाहिए जो यहाँ पे अलाउड नहीं है। इसके अलावा और भी बहुत सी आपको इस पे जो मालूमाती वीडियोस मिल जाएंगी, स्वीडन के माशरे के बारे में, यहाँ के कानून के बारे में, इमिग्रेशन, जॉब्स के हवाले से, ओवरऑल जो है वो दीगर यहाँ के जो कवानीन हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपके लिए काफ़ी मुफीद रहेंगी। बहरहाल आपके लिए जो है वो नेक ख्वाहिशात और नेक तमन्नाएँ हैं, और अपनी दिलजमी से कोशिश कीजिए। और जिन आला मकासद के लिए आप आला तालीम के लिए यहाँ पे आ रहे हैं, आपकी फैमिली वाले आपको यहाँ पे भेज रहे हैं, आप उन तमाम तवक्कुआत पे पूरा उतरें और आपके लिए आसानियाँ और कामयाबियाँ हों। तो अगली वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा।